सर इस बार सर बजट में कोई ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा फोकस दिया है या एक्स्ट्रा फंड्स एलोकेट किए हैं एंड वो सेक्टर्स शायद 2025 में अच्छा कर सके। और जो कोर स्टॉक हम चाहते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में हमको कंपाउंडिंग का फ़ायदा दें, वो ऐसे होते हैं कि जिनमें फिलहाल भी लगातार हम देख रहे हैं कि 4-5 मंथ से इंडियन मार्केट्स फॉल हो रही है और हम इन्वेस्टर्स को कैसे रिएक्ट करना चाहिए ऐसे टाइम पे। इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में अगर वो इक्विटीज़ में अंडर एलोकेटेड हैं तो ये टाइम है। मैं नहीं कहूँगा पूरा एक साथ ही लमसम, बट स्टैगर करके एटलीस्ट अपना इक्विटी एलोकेशंस करेक्ट करें। आपको स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना है तो एक तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप उसको किस टाइम होराइजन से सोच रहे हैं। एज एन इन्वेस्टर होराइजन थोड़ी सी मीडियम या लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। सो व्हाट डू यू प्रेफर एज एन इन्वेस्टर, समवन जो न्यू एज स्टार्टअप है या ऐसी कंपनी जो बहुत सालों से फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन से चलती आ रही है? फॉर मोस्ट इन्वेस्टर्स दे विल हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ अ फ्यू कंपनीज और मेनी कंपनीज। सो आइडियली थोड़ा सा Good evening, everyone. I'm Ms. Zeel Doshi Thakkar and I welcome you all on this podcast with Upsearch. So, guys, आज हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट है. We have with us Mr. Gaurav Mishra, the head of equities with Mirae Asset Mutual Fund. Mr. Gaurav हमें बताने वाले हैं कि आइडियली हमें अच्छे स्टॉक्स कैसे पिक करने चाहिए. कोई भी कंपनी की स्टॉक हमें बाय करनी हो, चाहे मार्केट्स अप हो, डाउन हो, क्या क्वालिटीज है जो हमें देखनी चाहिए. So, well, with that, I welcome you, Gaurav sir, to our podcast. थैंक यू। ओके, सो मिस्टर गौरव, आप इतने सालों से मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी क्या फिलॉसफी है? आप क्या देखते हो जब भी आपको कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो? आपको स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना है तो एक तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप उसको किस इन्वेस्ट टाइम होराइजन से सोच रहे हैं। आइडियली एज एन इन्वेस्टर होराइजन थोड़ी सी मीडियम या लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, विच इज़ लाइक मोर देन 2 से 3 साल या उससे ज़्यादा। राइट। बेसिकली इसमें ये हो गया कि एक तो इस टाइप के, और फिर पोर्टफोलियो जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इन्वेस्टर ये भी कभी कभी चाहेगा कि उसमें कुछ परसेंट थोड़े से ऐसे भी हों जो शॉर्ट टर्म विद इन अ ईयर या विद इन 2 years में भी रिटर्न दें। वो थोड़े से अलग टाइप के स्टॉक्स होते हैं, उनके कैरेक्टर और एट्रीब्यूट्स अलग हो सकते हैं। बट जो कोर स्टॉक हम चाहते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में हमको कंपाउंडिंग का फ़ायदा दें, वो एक्चुअली ऐसे होते हैं कि जिनमें एक स्ट्रेंथ होती है बिजनेस में, कि अगर आप किसी दिन या किसी हफ्तों के लिए मार्केट देख भी नहीं रहे हैं, स्टॉक टिकर भी नहीं देख रहे हैं, तो आपको इतनी चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि वो प्राइस ऊपर नीचे हो रही हो मार्केट के साथ, बट क्योंकि वो बिजनेस अपने आप में इतना स्ट्रांग है, जिस इंडस्ट्री में वो है, उसकी उसमें पोजीशनिंग ऐसी है कि वो वैल्यू क्रिएट करता है, उसके ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कस्टमर्स चाहते हैं, खरीदते हैं, या उसकी सर्विसेज ऐसी हैं, तो अपने आप ही वो वैल्यू ऑफर कर रहा है अपने क्लाइंट बेस को, और उसके दम पे वो ग्रो कर रहा है। हाँ, और स्पेशली इस टाइप के बिजनेस जो एक अच्छी बड़ा साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी एड्रेस कर रहे हैं, तो जहाँ पर मालूम है कि ये अभी ग्रोथ बहुत सालों तक चलेगी। तो ये सब कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए कि हम चाहेंगे कि बिजनेसेस में जब हम जो स्पेशली हम लॉन्ग टर्म के लिए अब होल्ड करना चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स आप ये भी चाहेंगे कि इनके वैल्यूएशंस जब आप खरीद रहे हैं वो एक रीजनेबल हों रिलेटिव टू जो वैल्यू है बिजनेस की वर्सेस द प्राइस जिस पे आप खरीद रहे हैं। तो थोड़ा सा एक गैप होना चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होनी चाहिए। तो हाँ, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें ऑफ कोर्स मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। राइट। सर अभी जैसे एक पैनिक का माहौल छाया हुआ है, राइट? जैसे ऐसे क्रैशेस, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम हो रहा है ये क्रैश, ऐसा क्रैश 2000 में भी हुआ था आईटी बबल के टाइम पे, 2008 में भी हुआ था जब हाउसिंग बबल बर्स्ट हुआ था, सिमिलरली कोविड के टाइम पे भी मार्केट्स फॉल हुए थे, एंड फिलहाल भी लगातार हम देख रहे हैं कि 4-5 मंथ से इंडियन मार्केट्स फॉल हो रही है। सो क्या एक्सपीरियंस रहा है आपके इन फॉलन मार्केट्स का, और हम इन्वेस्टर्स को कैसे रिएक्ट करना चाहिए ऐसे टाइम पे? हाँ, नहीं, आई मीन सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगी कि इस टाइम पे इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये एक्चुअली टाइम्स ऐसे हो जाते हैं कि जहाँ एक अपॉर्चुनिटी है
इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में अगर वो इक्विटीज़ में अंडर एलोकेटेड हैं, अंडर इन्वेस्टेड हैं, तो ये एक टाइम है। मैं नहीं कहूँगा और पूरा एक invest साथ ही लमसम, बट स्टैगर करके एटलीस्ट अपना इक्विटी एलोकेशंस करेक्ट करें, जो भी ऑप्टिमल लेवल है वहाँ तक बढ़ा के ले जाएं। एक तो लर्निंग वो है, और इसके साथ साथ ये भी है कि ये डरने का टाइम नहीं होता है कि आप डर के मारे आप फिर अपना इक्विटी एलोकेशंस या वो सेल कर रहे हैं एट अ लॉस। तो एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। बट साथ साथ देखिए, आपने जो पहला आपका क्वेश्चन था कि करेक्शन है, करेक्शंस तो हर मतलब मार्केट में होनी चाहिए, हेल्दी एक रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट मार्केट्स की हेल्थ का एक इंडिकेटर, नहीं तो अगर वन साइडेड मार्केट है तो वो बहुत फ्रेजाइल हो जाता है। बट नो डाउट हर साइकिल में कुछ कुछ चीज़ें हमेशा ही कॉमन रहती हैं, और वो है बाय एंड लार्ज ह्यूमन बिहेवियर, कि कुछ ऐसा बिहेवियर हो जाता है कि इफ़ नॉट द होल मार्केट बट पर्टिकुलर सेक्टर्स में एक मास वन डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल बिहेवियर हो जाएगा, जो कि स्टॉक्स को ऊपर लेता चला जाएगा विदाउट एनी रेफरेंस कि उसके वैल्यूएशंस क्या हो गए हैं, उसके अजम्पशंस क्या हैं, कितना ग्रोथ बिल्ड इन है, और वो ग्रोथ पॉसिबल भी है अगले 20 साल में आना उन सेक्टर से, उन स्टॉक से। वो हमेशा ही अप साइकिल्स में होता है, स्पेशली जब काइंड ऑफ यूनिडायरेक्शनल फ्लोज एक पर्टिकुलर सेक्टर में या पूरे मार्केट में भी। तो एटलीस्ट जो ये साइकिल अभी थी, अभी जो करेक्शन हो रहा है, इसमें भी हम लोग अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी कोई बबल था, ऐसा कुछ भी नहीं था। लार्ज कैप में तो वैल्यूएशन कभी ज़्यादा स्ट्रेच थे भी नहीं, जस्ट स्लाइटली अबव एवरेज थे, थोड़ा सा अबव एवरेज, और वो वही मतलब वो थोड़ा करेक्ट हुए। नो डाउट सर्टन पॉकेट्स विद इन स्मॉल एंड मिड कैप वहाँ ज़्यादा एक्सेसेस हुए थे, वो रिट्रेस कर रहे हैं। सो इन दैट सेंस इट इज़ अ हेल्दी करेक्शन। अब वो पुराना TMT बबल वो तो एक एक्सट्रीम था, बट इन दैट सेक्टर IT और जो टेक्नोलॉजी और मीडिया वाले स्टॉक्स थे। सिमिलरली 2007-8 में जो था, हाँ, वो रियल एस्टेट, इंफ्रा, थोड़ा सा सेम थिंग कि जो बहुत ही अनरियलिस्टिक वैल्यूएशंस पे लिया। उसमें यही है कि आइडियली वन शुड नॉट गेट कैरिड अवे, कि जब वो हो रहा है वो सेक्टर्स में वन शुड नॉट पार्टिसिपेट, या इवन मार्केट अगर इन एग्रीगेट भी थोड़ा सा फ्लफी होने लगा है, तो दैट्स द टाइम टू बी कॉशियस। बट ये टाइम्स हैं वेयर आई वुड से इट्स द अपोजिट, इट्स टाइम टू बी मोर करेजियस एंड लुक एट दिस अपॉर्चुनिस्टिकली। ऑफ कोर्स इसका आंसर मेरे पास, किसी के पास नहीं होता है कि ये कब टर्न अराउंड करेगा, अगले 3 महीने में, 1 महीने में, या 6 महीने, 1 साल। एंड उसके लिए नो डाउट और भी फैक्टर्स मतलब एट प्ले होंगे। अब हमारे डोमेस्टिक सर्कमस्टांसिस कैसे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर कैसा कर रहा है, ग्लोबली क्या क्यूज आ रहे हैं। अब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब इट वाज नो, जो उसका प्रॉब्लम की जेनेसिस थी वो बाहर से ही आई थी, वो US वो सब पूरा वहाँ से आई थी। सिमिलरली कोविड एक हेल्थ क्राइसिस थी, इट हैड नथिंग टू डू विद द इकोनॉमी और द कॉर्पोरेट सेक्टर, चाहे इंडिया में हो चाहे ग्लोबली हो, तो हेल्थ क्राइसिस थी, बाहर से आई। और फिर सही में उस समय किसी को पता ही नहीं था कि कब दुनिया खुलेगी और क्या होगा। तो उस समय फिर गवर्नमेंट के जो एक्शंस होते हैं, पॉलिसी डायरेक्शंस होते हैं, उनकी भी अहमियत होने लगती है, तो वो भी फिर देखना पड़ता है। तो थोड़ा तो कुछ कॉमनैलिटीज़ होती हैं ये साइकिल्स में, जिसमें कि ह्यूमन बिहेवियर राइट एट द फ्रंट है, ह्यूमन ग्रीड एंड फियर दोनों। बट अदरवाइज हाँ, वो सेक्टोरली थोड़ा वेरी करता है। बट हाँ, इस बार जैसे कि ऐसा नहीं है कि मार्केट्स बहुत ओवर हीटेड थे, FIs बहुत टाइम से सेलर्स हैं ऑलरेडी, सो इट वाज जस्ट डोमेस्टिक्स वे बायर। सो आई थिंक दिस टाइम अराउंड आई एम नॉट, जो इंडिया के मैक्रोज हैं वो स्टेबल हैं। नो डाउट शॉर्ट टर्म में थोड़ी ग्रोथ स्लो डाउन हुई है, बट उसके लिए भी आउटलुक इज़ नॉट सो बैड। जो अभी रिजल्ट सीजन भी हुआ है उसमें भी दिखा है कि ऐसे मेजर अर्निंग्स कट नहीं हुए हैं, स्पेशली फॉर लार्ज कैप्स। सो हाँ, ओके सर, बहुत लोगों को अक्सर ये डाउट होता है कि बाई साइड एनालिसिस क्या है, सेल साइड एनालिसिस क्या है। आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं? देखिए, इसमें फ़र्क इतना है कि जो एनालिसिस हो रही है कंपनीज़ की, स्टॉक्स की, इंडस्ट्रीज़ की, सेक्टर्स की,
वो किस सेटिंग में हो रही है। जब हम बोलते हैं सेल साइड, मतलब कि जो एनालिस्ट टीम है, जो एनालिस्ट है, वो एक सेल साइड फर्म में काम कर रहा है, यानी कि एक ब्रोकरेज में काम कर रहा है, जो कि अपनी रिसर्च निकाल रहा है, फिर वो अक्रॉस अपने क्लाइंट्स को, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हो सकते हैं, रिटेल क्लाइंट्स हो सकते हैं, उनको डिसेमिनेट, उनको भेज रहा है। तो इस केस में वो जो रिसर्च है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए है, दुनिया के लिए है। और कभी कभी इस टाइप की फर्म्स के एक डिवीज़न होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीज़न, जो IPOs ला रहा होता है या और मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़। तो वो रिसर्च उससे भी कुछ रिलेशनशिप रख सकती है कि IPO ला रहे हैं तो रिसर्च निकाल रहे हैं। जो बाई साइड रिसर्च होता है वो एनालिस्ट होता है, और जो टीम होती है वो एक विद इन द बाई साइड जो फर्म है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस PMS कंपनी है, उसके अंदर रिसाइड करता है। उसके अंदर वो टीम बैठी हुई है, उसके अंदर वो लोग बैठे हुए हैं, एनालिस्ट बैठा हुआ है। तो वो जो रिसर्च कर रहे हैं वो एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपनी इंटरनल टीम के कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं केवल। Can I say कि उनको सिक्योरिटीज बाय करनी है और इसलिए वो एनालिसिस कर रहे हैं? एग्जैक्टली, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड बाय साइड। यस, उनको सिक्योरिटीज केवल बाय नहीं करनी है, उनको सिक्योरिटीज के ऊपर अपनी टीम, अपनी जो फंड मैनेजमेंट टीम है, अपनी इन्वेस्टमेंट जो इंटरनल टीम है, उनको एडवाइस भी करना है कि ये बाई करना है, ये सेल करना है। और अगर आपने कुछ ऑलरेडी बाई कर रखा है तो उसको ट्रैक भी तो करना है, उसको मॉनिटर भी करना है कि वो कैसा कर रही है। कभी कभी हो सकता है कि कुछ कारण की वजह से उसके ऊपर अब सेल कॉल देना पड़ रहा है, तो इंटरनली तो जो इन्वेस्टमेंट टीम है, जो फंड मैनेजर है और जो रिसर्च एनालिस्ट है, वो आपस में एक कॉन्फिडेंस और कंफर्ट रहता है कि आप इंटरनल हो, आप अपनी तरीके से रिसर्च कर रहे हो और विदाउट एनी बायस कर रहे हो, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लाइंट इंटरेस्ट एंड पोर्टफोलियो बीइंग पैरामाउंट, वो ध्यान में रखते हुए। ओके, सो कोई ऐसी पेंशन हाउस या एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिनके पास पैसा है और वो या तो वो सिक्योरिटीज, शेयर्स, बॉन्ड्स बाय करना चाहती है या तो उन्होंने ऑलरेडी खरीद के रखे हैं, तो उनकी टीम के जो एनालिस्ट है उन्हें हम बाय साइड एनालिस्ट कहते हैं। और सेल साइड एनालिस्ट ऐसे है जो मे बी इक्विटी रिसर्च का रिपोर्ट दे रहे हैं, या वो अपने स्टॉक्स या जैसे IPO लेके आ रहे हैं तो वो स्टॉक सेल करना चाहता है और इसीलिए वो अपना रिसर्च रिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, यस। तो जो सेल साइड के हैं वो ब्रोकिंग फर्म्स में हैं, क्योंकि देखिए जो ब्रोकर हैं वो ब्रोकरेज, उनके थ्रू बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो उनको ब्रोकरेज मिलता है। तो ये होता है कि आप अच्छा रिसर्च कर रहे हो तो आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपका रिसर्च, फिर बिजनेस मिलता है, तो उस टाइप से होता है। वो एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए है, मतलब कि जो उन्हें रिपोर्ट लिखी, रिसर्च किया और भी सर्विसेज दी, जिनकी सबकी अहमियत रहती है, वो सब केवल एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए नहीं होगा। बाय एंड लार्ज वो रिसर्च रिपोर्ट आपने देखा होगा मेल बॉक्स में आती हैं, फिर सब लोग पढ़ सकते हैं, मीडिया भी कोट करती है, प्रिंट भी प्रिंट में भी आ जाता है। सर, जैसे अभी आप हमें बता रहे थे राइट कि हर क्राइसिस हुई है और उस क्राइसिस में गवर्नमेंट की भी एक्शंस होती है जो हमें इम्पैक्ट करती है, या गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। सो जैसे मैंने रीड किया है कि बजट इज़ वन ऑफ द टूल्स, ये RBI की कुछ एक्शंस होती है जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। सो वो सब एक्शंस के थ्रू गवर्नमेंट्स, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, और लाइक सेंट्रल हो या बैंकिंग हो, इवन दे ट्राई कि हम मार्केट को संभालें, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। तो उनकी एक्शंस कितना हद तक हमारे मार्केट्स को इम्पैक्ट करती है? ये पॉलिसी एक्शंस, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट्स का हो, या फिर मॉनेटरी अथॉरिटीज़, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हो, वो डेफिनेटली सबका इम्पैक्ट रहता है मार्केट्स पे, सेक्टर्स पे। भले वो गवर्नमेंट का खुद का फोकस मार्केट के डायरेक्शन पे ज़्यादा नहीं होगा, उनकी अपने अलग प्रायोरिटीज़ होते हैं, बट जो उसका इफ़ेक्ट है, जो भी वो कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, उसका नो डाउट इम्पैक्ट रहता है। अब जैसे अब हम लोग बोलते हैं और एक कंफर्ट, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि इंडिया की स्टोरी अच्छी लग रही है, नॉट जस्ट 1 year बट 5 years। वो स्ट्रक्चरली तभी अच्छी लगती रहेगी जब तक गवर्नमेंट भी एक डिसिप्लिन तरीके से अपने फाइनेंसेस मैनेज कर रहा है। तो जैसे आपने बजट की बात कही कि भाई गवर्नमेंट अपने डेफिसिट्स कंट्रोल कर रहा है, क्वालिटी ऑफ डेफिसिट इम्प्रूव हुए हैं पिछले सालों में, तो उसका एक
पॉजिटिव रब ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, जैसे कि कोविड के बाद देखा था कि Right. जब स्लो इकोनॉमी शट थी तो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी स्पेंड काफ़ी बढ़ाई, उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ, ग्रोथ वापस आई है। और अब इस बजट में देखा जैसे कि थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ रेट्स मॉडरेट हैं और थोड़ा सा सपोर्ट किया है थ्रू टैक्स ब्रेक्स कंजम्पशन पार्ट ऑफ द इकोनॉमी में। Right. सो ऑफ कोर्स उसका एक थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है। सिमिलरली मॉनेटरी अथॉरिटीज़ की एक्शंस का असर रहता जैसे है। आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज या कम करते हैं। हाँ, करेक्ट Yeah. करेक्ट। तो आरबीआई के लिए भी उनके डिसीजन मेकिंग में भी अगर उनको दिख रहा है कि इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और अगर गवर्नमेंट की खुद के डेफिसिट्स भी कम हो रहे हैं, तो उनको एक कॉन्फिडेंस आ सकता है कि थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी एकोमोडेटिव रखो, रेट्स कम करो एंड वाइस वर्सा, और दैट फिर वो ग्रोथ के लिए सपोर्टिव हो जाता है। राइट। सो ऑफ कोर्स एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर कुछ शॉक है सिस्टम में, और या अदरवाइज गवर्नमेंट का पॉलिसी डायरेक्शंस थ्रू अदर लेजिस्लेशन ऑल्सो, अगर गवर्नमेंट कोई सेक्टर्स को सपोर्ट कर रही है, कुछ इंसेंटिव्स ला रही है, पीएलआई ला रही है, इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए, सबका इम्पैक्ट रहता ही है। और फिर वो स्टॉक मार्केट ऑब्वियसली सब फॉलो करता रहता है कि अच्छा किस तरफ अब इस बात जैसे बजट में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्रोथ अगर मॉडेस्ट थी 10% थी बजट में स्पेंड में, बट उसके विद इन देयर वर सम सेक्टर्स, सम सेगमेंट्स जहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट ज़्यादा था, कहीं पर कम था, तो वो सब का थोड़ा सा रब ऑफ सर इस बार सर बजट में कोई ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा फोकस दिया है या एक्स्ट्रा फंड्स एलोकेट किए हैं, एंड वो सेक्टर्स शायद 2025 में अच्छा कर सके? क्या कोई ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर्स है विच कैन ग्रो बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द बजट? ये इस बार और एक्चुअली पिछले 1-2 साल से ना गवर्नमेंट का डेफिसिट्स बहुत बढ़ गए थे, सो वो अभी कॉन्ट्रैक्ट करते चले जा रहे हैं, और ये इस साल भी रहेगा। FY जो 26 ईयर है अब जो आने वाला है, क्योंकि वो डेफिसिट जो उनका टारगेट है वो और भी कम किया है, तो नो डाउट वो फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट का नेट इम्पैक्ट तो एक कॉन्ट्रैक्शनरी है, बिकॉज उनको अपना डेफिसिट कम करना है। सो विद इन दैट, लेकिन देखा जाए तो जैसे मैं कह रहा था कि जो टैक्स ब्रेक्स दिए हैं उसमें अब जो कैसे हाउस होल्ड की स्पेंडिंग किस डायरेक्शन में होगी वो अभी देखना होगा। बट देखिए थोड़ा अगर हाउस होल्ड्स के पास थोड़ा सा ज़्यादा इनकम है, क्योंकि अभी 12 लाख तक टैक्स नहीं पे करना, तो ऑफकोर्स लोग सोचेंगे कि चलो अब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है हाथ में, तो वी कैन स्पेंड इट। सो कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं जहाँ पे लोग स्पेंड करें, या क्या कौन से सेक्टर्स है जो ग्रो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस? हाँ देखिए, इसमें जो सेक्टर्स हैं टॉप ऑफ द जो आते हैं कि बेनिफिशियरीज, उसमें हो जाएगा कंज्यूमर स्टेपल्स भी होंगे, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी भी होंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि किसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम करने की किस तरफ है, किस हाउस होल्ड की किस तरफ है। तो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन, थोड़ा बहुत सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में भी जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हो सकता है EMIs अफोर्डेबल थोड़ा सी बेटर हो जाए, तो हाउस होल्ड्स थोड़ा सा हाँ वो रियल एस्टेट या लोन लेके कुछ डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स तक भी लोग सोच सकते हैं। यस, तो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, वो विल गेट टू सी। बट इतना ज़रूर है कि ये जो टैक्स ब्रेक्स है उन्हीं को मिला है जो टैक्स पेइंग सेगमेंट ऑफ द इकॉनमी है। अब लॉट ऑफ पार्ट्स ऑफ से एग्रीकल्चर, रूरल इकॉनमी, वो तो ऐसे भी अगर नॉन पेइंग था, तो उनकी तो अलग ही मोमेंट अलग ड्राइवर्स हैं उनके कंजम्पशन और ग्रोथ के लिए, इतना इनफैक्ट इम्पैक्ट नहीं करेगा। हाँ, ये जो आप कह सकते हैं जो टैक्स पेइंग क्लास है उनको एक थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा कंजम्पशन में अक्रॉस। अब कहना इस समय ये बहुत क्लियर नहीं है कि केवल ये सेक्टर, मेरे समझ से क्लियरली अक्रॉस होस्ट ऑफ सेक्टर्स, फ्रॉम स्टेपल्स टू डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, जिसमें वाइट गुड, इलेक्ट्रिकल, उस टाइप का, एंड ईवन मे बी अप टू बिगर डिस्क्रिशनरी टिकट आइटम्स लाइक ऑटोमोबाइल्स। ओके, सो सर ये तो हमारी बात हो गई हमारे इंडियन सेंट्रल और स्टेट के एक्शंस का इम्पैक्ट का। कई बार US भी अपने कुछ एक्शंस लेते हैं, US फेडरल रिजर्व जो है, ओके, उनके बैंक भी कभी कुछ एक्शन लेते हैं, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होती है, या जैसे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने बहुत सारे प्रोमिसेस दिए थे, या उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ कुछ चेंज की थी। तो उन सब की वजह से भी हमारे मार्केट्स पे क्यों इम्पैक्ट आते हैं, एंड आते हैं तो किस हद तक आते हैं उनके एक्शंस के? नहीं देखिए, इसमें इम्पैक्ट तो आता है, उसका आंसर ये है कि क्योंकि मार्केट्स सब लिंक्ड हैं ग्लोबली, कैपिटल मार्केट्स, फ्लोज ऑफ मनी,
अक्रॉस मार्केट सब लिंक्ड हैं, तो इंडिया इज़ पार्ट ऑफ द ग्लोबल सिस्टम। तो अगर कहीं पर भी फॉर सम रीजंस कुछ डिसरप्शन है, फियर है, तो उसमें एक तो ये रहता है कि मनी फ्लोज आउट ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स, इंडिया उस कैटेगरी में आ जाता है। तो जब आउटफ्लो हो रहा है फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स, तो उसमें इंडिया से भी फ्लो होगा, भले वो इंडिया डेडिकेटेड फंड से इतना ज़्यादा ना हो, बट जो इमर्जिंग मार्केट में जो लोग डाल रहे हैं उनका एलोकेशन अक्रॉस इमर्जिंग मार्केट्स है, उसमें इंडिया से भी फिर आउटफ्लो होता है। पर देखिए उसका रीज़न मतलब बहुत सारे होते हैं कि जब वो इवेंट हुआ कि एक पर्टिकुलर इलेक्टोरल आउटकम आया, तो उस समय क्या वैल्यूएशंस थी अलग अलग कंट्रीज़ की। अगर इंडिया ऑलरेडी थोड़ा सा एक्सपेंसिव था रिलेटिव टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट होगा आउटफ्लोज में उस पॉइंट ऑफ टाइम में। बट मैं ये कहूँगा फिर से, देखिए इन्वेस्टर्स के लिए ये सब इन अ वे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि ये टेक्निकल फैक्टर्स हैं कि वहाँ कुछ ऐसा हुआ है कि रिस्क ऑन है और रिस्क ऑफ है, तो आउटफ्लोज हो रहे हैं। एज लॉन्ग एज जो बॉटम अप है, एक तो इंडिया का इकॉनमी ब्रॉडली ठीक है, मैक्रोस कंट्रोल में है, और फिर कॉर्पोरेट्स अपना अच्छा कर रहे हैं, वैल्यूएशंस अगर कंफर्टेबल लेवल पे आते जा रहे हैं, तो जो इन्वेस्टर 3 से 5 साल का होराइजन रख रहा है, तो उसके लिए ये अच्छे टाइम है टू अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। अब देखिए ग्लोबली मैं कह रहा था सब लिंक तो है ही। अब जैसे यूएस में न्यू प्रेसिडेंट आए हैं और उनने डेफिनेटली कुछ बातें कही थी टैरिफ्स के बारे में, तो अभी भी लेकिन वो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, क्योंकि कुछ टैरिफ्स ऑलरेडी उनने रेज किए हैं अगेंस्ट सम कंट्रीज, बट एक रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की है कि 2 अप्रैल से होगा, बट वो एग्जैक्टली किस फॉर्म और शेप में होगा और उससे ग्लोबल ग्रोथ को कितना स्लो डाउन होगा अभी किसी को पता ही नहीं, क्योंकि जब वो लगाएंगे तो बाकी कंट्रीज भी लगाएंगी, तो एक टाइप का टैरिफ वॉर हो सकता है। और अगर आप इफ़ यू गो बैक टू हिस्ट्री, जब से WTO और ये सब सक्सेसफुली दुनिया में इम्प्लीमेंट हुए थे, तो नो डाउट ग्लोबल ट्रेड बढ़ा था एंड इट वाज अ ड्राइवर फॉर ग्लोबल ग्रोथ, एंड दैट बेनिफिट्स एवरीबडी। अब वो रिवर्स होगा, किस लेवल तक होगा, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ भी सकता है, बट एट द सेम टाइम ये भी ध्यान में रखना है, जैसे इंडिया की खुद की अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ हैं, और इंडिया खुद भी अपनी ट्रेड एग्रीमेंट्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अलग अलग ज्योग्राफी से परस्यू कर रहा है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे UK हो, चाहे और अदर कंट्रीज हो, इंक्लूडिंग विद US। तो अगर वो भी सक्सेसफुल होती हैं, तो जो अगर US के टैरिफ से थोड़ा बहुत हिट हुआ भी, नेगेटिव आया, हो सकता है वो उससे काउंटर बैलेंस हो जाए। एंड ऑफ कोर्स अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी डोमेस्टिक इकोनॉमी, वेल मैनेज्ड, वेल रन, इज एनीवे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, कि इंडिया इज मोर इंटरनल इकोनॉमी। तो ये लॉट ऑफ फैक्टर्स, इसका कोई एक क्लियर आंसर नहीं, बट नो डाउट वो अनसर्टेनिटी का पीरियड रहता है ऐसे टाइम में, जब तक कि ये जैसे टैरिफ की प्रॉब्लम है, जो भी है, ये एक सेटल डाउन हो जाए। सो इंडिया भी कोई एग्रीमेंट कर रहा है फिलहाल US के साथ? नहीं, आई थिंक इंडिया इज ट्राइंग विद US एज वेल कि एक ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, बट वो तो डिस्कशंस और उसमें थोड़ा बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशंस होंगे। ठीक है, तो सर आप हमें वैल्यूएशंस के बारे में बता रहे हो कि वैल्यूएशंस ठीक होनी चाहिए, अब वैल्यूएशंस ठीक हो रही है, तो हम थोड़ा सा वैल्यूएशन को अच्छे से और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हमें कोई भी कंपनी को या सेक्टर का वैल्यूएशन हम कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी अंडरस्टैंड वेदर दिस इज अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड या फेयरली वैल्यूड, कैसे समझ सकते हैं? देखिए वैल्यूएशन के लिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि बिजनेस को समझना, उससे पहले ओके, बिजनेस और कंपनी के फंडामेंटल्स उसको समझना कि व्हाट आर द ड्राइवर्स फॉर द कंपनीज, वैल्यू क्रिएशन, कि वो है एग्जिस्टेंस में, किस इंडस्ट्री में है, उसकी प्रोडक्ट रेंज क्या है, और वो उसके पास क्या कैपेबिलिटीज़ हैं जो डिफरेंट हैं, मार्जिन्स देयरफॉर क्या बना पाता है, कुछ उसकी कॉस्ट स्ट्रक्चर्स क्या हैं। सो एक तो बिजनेस की इनहेरेंट स्ट्रेंथ समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप वो समझ लोगे और ये समझ पाएंगे कि आप वो किस इंडस्ट्री में है, उसका क्या ग्रोथ आउटलुक है, तब फिर आप वो सब अजम्पशंस अपने वैल्यूएशंस में डालेंगे।
वैल्यूएशन कैलकुलेशंस में। अब देखिए वैल्यूएशंस के लिए तो दो तीन बहुत सारे तरीके हैं। राइट, मेथड्स, कुछ तो मेथड्स। एक हो गया कि जो आपके सिंपल रेशियो बेस्ड हैं, इजी रूल ऑफ थंब टाइप ऑफ, चाहे वो प्राइस टू अर्निंग हो गया या प्राइस टू राइट। बुक हो गया, प्राइस टू सेल्स हो गया, या कोई ईवी टू एबिटा, उस तरह के मल्टीपल बेस्ड हो गए। उसमें आप रिलेटिव टू द सेक्टर बाकी जो Yes. फर्म्स हैं उसी इंडस्ट्री में उनके क्या Peer ऑफ कोर्स पियर comparison, कंपैरिजन, बट yes. आपको एडजस्ट करना पड़ता है फॉर अदर फैक्टर्स विच माइट बी एट प्ले, साइज एंड अदर advantage disadvantage of each company, and the other more important one eventually जो हमेशा ही मतलब एक मतलब आप कह सकते हैं बेड रॉक ऑफ वैल्यूएशन है, वो आपके है कि आपके कैश फ्लोज आप क्या जनरेट right. कर रहे हैं और वो उसका क्या ग्रोथ रहेगा अगले प्रोजेक्टेड पीरियड में, फिर एक्सप्लिसिट पीरियड में, और उसको फिर आप प्रेजेंट वैल्यू पर डिस्काउंट करके क्या वैल्यू बन रही है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन यूज़ किए जा सकते हैं for those who are trying to attempt valuation of any business, but it is important first to understand the business. जो business क्या हाँ, करता है, हाँ, कैसे उसी उनकी के revenue ऊपर आपके है। फिर projections रहेंगे, assumptions रहेंगे, Right. and the strength and correctness of those assumptions will give you a better value than assumptions which are way off from reality. समझा। तो सर जैसे आप रेशियोज़ की बात कर रहे हो, जैसे आपने कहा पीई विच इज़ प्राइस टू अर्निंग या प्राइस टू सेल्स, की कंपनी कितना सेल कर रही है और हम सामने कितना प्राइस दे रहे हैं पर यूनिट और ऐसे कुछ। सिमिलरली मैंने सुने हैं रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, ROE, ROCE। तो इसमें कोई थंब रूल है कि हमें कितना होना चाहिए रिटर्न ऑन इक्विटी ऑन एन एवरेज, या हाउ डू आई गॉज, अगर मैं 10 कंपनीज का ROE कंपेयर कर रही हूँ या ROCE कंपेयर कर रही हूँ या 10 कंपनी के फाइनेंशियल्स देख रही हूँ, तो मुझे क्या क्या देखना चाहिए उसमें? नहीं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी होती हैं, लेकिन जी। देखिए ऐसा जब हम लोग बोलते हैं कि फॉर एन इन्वेस्टर कि क्वालिटी ऑफ कंपनी इज़ इम्पॉर्टेंट, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं आपको ये देखिए जो ROE तो डेफिनेशन मिल जाती हैं और जी। मैं वो आंसर करूँगा, बट इसका इम्पोर्टेंस इसके पीछे मैं समझाना चाहूँगा जी, कि ज़रूर। जब हम लोग बोलते हैं क्वालिटी ऑफ बिजनेस, वो इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि अगर बिजनेस की क्वालिटी अच्छी है तो भले स्टॉक प्राइस उसका वॉलेटाइल हो इन लाइन विद मार्केट या मोर देन मार्केट, बट अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो वो कभी बिजनेस एटलीस्ट इम्प्लोड नहीं करेगा, ख़त्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो उसके पास कुछ स्ट्रेंथ्स हैं मार्केट प्लेस में जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट कर रहा है, ग्रो कर रहा है। अब वो स्ट्रेंथ्स कहीं से भी आ सकती हो सकता हो उसके पास उसके पास अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन हो, R&D हो, मैन्युफैक्चरिंग के इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो, या नेटवर्क इफेक्ट हो, या एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग में अच्छा पुल हो प्रोडक्ट्स का। बट वो सब एक्चुअली सब रिफ्लेक्ट होता है अगर आपका बिजनेस की स्ट्रेंथ है और क्वालिटी है, तो अल्टीमेटली वो रिफ्लेक्ट होगा एक पैरामीटर में जो है ROC, जो आपने पूछा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर वो कोई भी बिजनेस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे दिखाता है कि उसके ROCs अच्छे हैं, एवरेज, तो इट जस्ट शोज़ कि उसके कुछ स्ट्रेंथ्स हैं जिसकी वजह से वो ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इस टाइप का आउटपुट दे रहा है। अब ऐसा भी होता है कि फॉर सम रीज़न, फॉर सम शॉर्ट पीरियड, 1 साल 2 साल, सम प्रॉब्लम हैज़ कम इन द बिजनेस, तो सो दैट वन हैज़ टू एडजस्ट and look beyond that, and more importantly, as I was saying to the earlier question, कि आप आगे का देख रहे हैं तो आगे क्या numbers दिखा रहे हैं आपके, जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या ROCs दिख रहे हैं, are they healthy ROCs, and ROCs become important क्योंकि आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि what should you benchmark it to, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज रियली कि जो बिजनेस में वो इन्वेस्ट किया है पूरा कैपिटल, चाहे वो डेट हो चाहे इक्विटी हो, डेट या इक्विटी हो, which goes into the gross block, into the the assets, the hard assets and the working capital, the net working capital, उसके ऊपर आपके क्या रिटर्न्स बन रहे हैं। तो those returns have to be more than your alternatives meaning अगर आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो भी आप रिस्क लेके 12%, 10.5 से 12% ले रहे हैं, तो उससे तो सुपीरियर ही होनी चाहिए, राइट। ओके। कुछ कमोडिटी बिजनेसेस या इन्फीरियर बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि जिनका वो फ्लक्चुएट करता है फॉर मेनी बैड ईयर्स, उनके ROCs विल गो बिलो
10-12%, वो 5% लॉसेज में चले जाते हैं, कभी कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे. सो यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड कि ये सिक्लिकल बिजनेस है, ये कमोडिटी बिजनेस. और कोई कोई ऐसे होते हैं कि उनका कैरेक्टर ही ऐसा है, वहाँ पर कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इतने एंट्री बैरियर्स कम हैं, इतने फर्म्स ज़्यादा हैं वहाँ पर, या सेलिंग प्राइसिंग पावर ही नहीं है, क्योंकि ROCs भी ऐसे ही 10-12 नियर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल होते हैं, तो वो ज़्यादा वैल्यू बना ही नहीं पाएंगे, भले वो ग्रो करें या ना करें. और कुछ ऐसे होते हैं क्योंकि उनकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, उस टाइप का जो भी प्रोडक्ट है या जो भी उनका नेटवर्क, कुछ भी जो उनकी एडवांटेज है, जिसकी वजह से उनका ROC जो है मच सुपीरियर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका हो जाता है. तो दैट्स वेयर इट बिकम्स इम्पोर्टेंट. ओके. सो सर, अगर रिसर्च कर रही हूँ तो ऑफ कोर्स मैं पहले कुछ पास्ट ईयर्स का परफॉर्मेंस देखूंगी और फिर मैं कुछ फोरकास्टिंग करूँगी. तो मुझे पास्ट कितने ईयर्स के लिए उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट स्टडी करनी चाहिए या फंडामेंटल्स देखने चाहिए? देखिए, आजकल तो क्या है कि डेटा सब ऑनलाइन अवेलेबल है, तो एटलीस्ट अगर आपके पास 10 years का है डेटा, जो कि मिल जाता है सब, तो दैट विल गिव यू अ गुड पर्सपेक्टिव. Historically, how has the firm company been performed in different and there are lots of things to look at. So I mean, it's not just these ROCs and all are the final outcome, but the other things also. जैसे कि नहीं, जैसे आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हैं तो फिर उसके मार्जिन्स क्या हैं, ग्रॉस मार्जिन, दे रिफ्लेक्ट सर्टन उसका ट्रेंड क्या है, सिमिलरली एसेट टर्न्स क्या है बिजनेस के, फिक्स्ड एसेट, नेट वर्किंग कैपिटल टर्न्स क्या है. तो दे शो यू डिफरेंट थिंग्स अबाउट the character of that business. Yes. Okay. अब कोई बिजनेस है जिसके मार्जिन्स बहुत थिन है, वो ग्रो अच्छा कर रहा हो, बट थोड़ा सा वो रिस्की हो सकता है, क्योंकि फॉर सम रीजन कुछ प्राइसिंग, रॉ मटेरियल मूवमेंट अनफेवरेबल हो, तो आप लॉसेज में चले जाएंगे. सो दोज थिंग्स यू हैव टू देन काइंड ऑफ कीप इन माइंड. If there are 3 key parameters, if I ask you कि सर मुझे कोई सिर्फ 3 parameters बताओ जिसकी बेसिस पे मैं कंपनीज को एनालाइज कर सकूँ या कंपेयर कर सकूँ, what would be the 3 key factors to see in a company if I want to invest उनके स्टॉक में? तो नहीं, देखिए, इसमें इट्स नॉट करेक्ट टू जस्ट काइंड ऑफ मेक हैव a shortcut to a process which otherwise could lead to wrong outcomes. But if I have to say 3 attributes, then I will say quality. Okay, थोड़ा सा I touched on that because one measure to measure quality is your ROC. Quality of earnings. Quality of the business, the character of the business. Okay, quality of the business. One. Then the other is the growth. कितने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है. एंड अगेन, एज मैंने सबसे पहले बताया कि यू गॉट टू बी कॉन्फिडेंट ऑफ और गेट सम कंफर्ट कि उसमें ऑफ द ग्रोथ, सो द कन्विक्शन देयर. एंड लास्टली ऑफ कोर्स इज द वैल्यूएशन, कि भाई आप कितने, क्या फॉर द वैल्यू ऑफ द बिजनेस आप किस प्राइस पे वो बिजनेस ले रहे हैं. जिसे हम PE रेशियो बोलते हैं. पी रेशियो या कोई भी जो भी आप उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, फर्म के लिए वैल्यूएशन मेट्रिक यूज कर रहे हो, चाहे वो PE बेस्ड हो, चाहे वो प्राइस टू बुक बेस्ड हो. राइट. जो जैसे कोई एसेट हैवी कंपनी होती है तो हम प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे. एंड कोई ऐसी कंपनी है जो न्यू है एंड जिसमें अब तक प्रॉफिट नहीं हो रहा या अर्निंग्स नहीं हो रही, तो मे बी मैं प्राइस टू कैश फ्लोज देख सकती हूँ, या मुझे क्या देखना चाहिए? देखिए, फिर अलग ही एक उनके लिए आपको वो यूज़ करना पड़ेगा. हो सकता है आप टू प्राइस या EV टू रेवेन्यूज़ देख सकते हैं. एंड अगेन, जो कैश फ्लो बेस्ड, क्योंकि अगर भैया ये नहीं कर रहा है, अभी लॉसेज हैं, बट कहीं ना कहीं तो 3 साल बाद, 2 साल बाद तो ब्रेक इवन और वो होना चाहिए. तो उसको आप फिर प्रोजेक्ट कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि अगर आप वो जो कैश फ्लोज इवेंचुअली आपके आ रहे हैं फ्रॉम 3rd 4th ईयर, उनको आप प्रेजेंट वैल्यू करें तो कितना बन रहा है. दैट्स द अदर वे. Okay, thank you. सर, these days AI is changing lot of things. जब से AI के टूल्स आने लगे हैं, उन्होंने बहुत सारे जॉब्स को भी टेक ओवर कर दिया है. इनफैक्ट AI की वजह से, या इवन ESG एज ए थीम, ओके, जहाँ पे अब सब लोग एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें देखने लगे कंपनीज की. कैन यू से समथिंग ब्रॉडली अबाउट ESG फैक्टर्स, या हम कैसे कोई कंपनी की ESG आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, मैं एज ए थीम अगर आप पूछ रही हैं कि एज एन इन्वेस्टमेंट थीम, ये थोड़ा सा वी हैव टू बी केयरफुल बिकॉज टिल अ फ्यू इयर्स बैक ESG
काफ़ी डोमिनेंस में आ रहा था, बट देन वी सॉ 2 years ago कि वो पूरा इट वाज थ्रोन आउट ऑफ द विंडो. सो जो स्टॉक्स सपोजिटली ESG नॉन कंप्लायंट Compliant थे, थे. चाहे वो थर्मल उस टाइप के थे जो इन्वायरमेंट पोल्यूट कर रहे थे एक्सेट्रा, दे डिड वेरी वेल. या कुछ अगर सिगरेट्स थे एक्सेट्रा विच कम इन Right. दैट नॉन कंप्लायंट. Yeah. the So social- ज़्यादा उसके ऊपर I would not say that one should be necessarily pursuing a path just based on such themes. Though देखिए within ESG of course it comprises besides environment also social and governance. Right. And governance is very important, very very important. Governance is related to the management. मैनेजमेंट, उनकी जो प्रैक्टिस, उनकी एथिक्स है, उनकी इंटीग्रिटी है, एंड आई माइट से इवन जो उनकी कैपिटल एलोकेशन, वो सब डिसीजंस वो लोग लेते हैं, ऑल दैट इज Right. वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट गोज विदाउट सेइंग, बट आई एम जस्ट सेइंग विद इन दैट होल ESG टू मी, देखिए एस तो इंडिया में CSR कॉर्पोरेट्स करती हैं, बट Right, इट्स द E part which you see it was in flavor for a couple of years, Right. and then it just went off the window, so to say. So I'd not say it's something one should just blindly, But governance is of importance. governance of course कि is management- always of importance, and it's something you cannot kind of for even a second neglect. Yeah, so I mean, I will say that look at it on a bottom up basis, rather than if someone wants to still pursue an ESG kind of approach, one could, there are ESG products, ESG thematic products, one could have some allocations Okay. towards that. But even there, इसमें भी definitional issues बहुत आए हैं. मैंने देखा था कि some countries, some geographies were classifying something under non-compliant, others were putting it under compliance. There's a lot of those challenges which were there. And in any case, right now, it's kind of nobody's watching the E part of it. Okay. So what do you prefer as an investor? अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप किस टाइप की कंपनी सिलेक्ट करते हो या किस टाइप की कंपनी को प्रेफरेंस देते हो? ओके, लाइक समवन जो न्यू एज स्टार्टअप है या ऐसी कंपनी जो बहुत सालों से फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन से चलती आ रही है? व्हाट इज़ योर पर्सनल पिक? नहीं, देखिए इसमें फॉर मी एंड फॉर मोस्ट इन्वेस्टर्स invariably they will have a portfolio of a few companies or many companies. So ideally thoda sa I mean, I would suggest that one should be a Right. bit broad based and have a combination of businesses and run by of course competent management. So इसमें आपका क्वेश्चन है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन या जो स्टार्टअप्स हैं, राइट सो बेसिकली स्टार्टअप्स भी फिर फर्स्ट जनरेशन ही हो गई, राइट? राइट तो देखिए इसमें देन द क्वेश्चन इज द क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट. सो इट कुड बी गुड मैनेजमेंट, entrepreneurs who are in second generation, third generation, and it could be within the first generation it's good quality, and vice versa कि first generation भी अच्छा नहीं कर रही है, they've got उनका ट्रैक रिकॉर्ड either on execution या on capital allocation etc is not up to the mark. बहुत बार मैंने देखा है देयर आर कंपनीज जो कि फर्स्ट जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन है, बट जैसे जैसे वो लोग अच्छा करने लगे, थोड़ा साइज में ग्रोथ आई, कहीं जो कोर ऑपरेशन था, तो वो पैसा जब आया, कैश फ्लो आया, तो फिर वो उससे कुछ अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कर दिया या कुछ ऐसी चीज़ें अटेम्प्ट की जिसमें रिटर्न्स ही नहीं आए. हाँ, और कभी कभी ग्रोथ को परस्यू करते इतना ब्लाइंडली किया कि आपकी बैलेंस शीट ही ब्लोट हो गई, वर्किंग कैपिटल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया. तो वो सब चीज़ें, चाहे वो वो उस टाइप की मिस्टेक्स फर्स्ट जनरेशन वाले भी करते हैं, भले दे माइट हैव मोर फायर इन द बेली, बट वाइस वर्सा इट कुड बी दैट द कि जो इतने सालों से बिजनेस चलता आ रहा है उनमें भी ये मिस्टेक हो सकती है. एंड समटाइम्स दे माइट बी conservative and correct in how they are approaching. So उससे कोई one either or नहीं है. It's really individual management teams who are combination. Yeah. Sometimes the promoter is not even involved. It's the professionals who are running it, and of course reporting to the board. So what they're communicating, you have to track that, and what they're doing, you have to track that. Okay. And one last question, okay, for the reason. See,
जब भी हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं राइट, कंपनी के प्रॉफिट्स एक सर्टन रेट पे ग्रो होते हैं। मानो कि कोई XYZ कंपनी है, चाहे वो मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी हो, उसके एक्चुअल प्रॉफिट मानो कि 5 या 10% से ग्रो हो रहा है हर साल, लेकिन उनका शेयर प्राइस जो है वो 15-20% से ग्रो हो रहा है। और ये एक्चुअली हमने पास्ट कुछ सालों में देखा है कि कुछ कुछ कंपनीज की ऑन पेपर प्रॉफिट नॉमिनल धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, लेकिन शेयर प्राइस बहुत ही ऊपर से जंप कर गई है। एंड अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप काफ़ी हद तक गिर चुके हैं। सो डू यू थिंक कि दिस ट्रेंड विल कम बैक, जहाँ पे जितने परसेंट से मेरी एक्चुअली रेवेन्यू बढ़ रही है या एक्चुअली मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसी परसेंटेज से मेरा स्टॉक प्राइस भी बढ़े? इज इट पॉसिबल टू हैपन, या हमेशा एक डिस्पैरिटी रहेगी ही दोनों के बीच में? देखिए, ओवर द लॉन्ग टर्म है ना, द मार्केट्स विल कैप्चर द प्रॉफिटेबल वैल्यू क्रिएशन एंड ग्रोथ जो कंपनी कर रही है, बट शॉर्ट टर्म में वो परफेक्टली 1-to-1 कोरिलेशन शायद ना हो। कभी कभी जैसे बिकॉज ह्यूमंस और वो सब इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, तो इफ देयर इज मोर people, more money chasing those stocks at that sector, तो हो सकता है कि price movement is way ahead of the earnings trajectory of that for that company or sector, and reverse also। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी अच्छा कर रही है बट मार्केट की नज़र ही नहीं है उसके ऊपर, तो वो स्टॉक लैंग्वेज कर रहा है, एंड देन समवेयर इट कैचेज अप। तो both scenarios happen, and that is the nature of the market, especially in the short term। जो बोलते हैं ना कि शॉर्ट टर्म है वो मार्केट एक वोटिंग मशीन है, क्योंकि वो फ्लोज और सेंटिमेंट और इमोशंस के ऊपर ड्रिवन है, बट लॉन्ग टर्म में जो इट्स अ वेइंग मशीन की भाई जो एक्चुअल लॉन्ग टर्म में कंपनी में जितना एक्चुअल ग्रोथ होगा, जो एक्चुअल वैल्यू क्रिएशन हो रहा है, जो आपका प्रॉफिट का ग्रोथ हो रहा है, उस टाइप का उसी हिसाब से वो प्राइस एप्रिसिएशन होना चाहिए। नो डाउट इसमें एक और पार्ट है कि आपका स्टार्टिंग वैल्यूएशन क्या है। अगर बाय चांस कोई चीज़ अंडर वैल्यूड थी, स्ट्रांगली अंडर वैल्यूड, और उसके बाद उसकी स्ट्रांग अर्निंग्स ग्रोथ आई है, तो एक फेज ऐसा आ सकता है कि जो आपकी री रेटिंग भी हुई है, वेयर द स्टॉक प्राइस मूवमेंट इज मच मोर देन जस्ट द अर्निंग्स ग्रोथ, बिकॉज देर इज अ जेन्युइन नीड फॉर री रेटिंग ऑफ दैट बिजनेस। वो बिजनेस का कैरेक्टर अच्छा इंप्रूव हो गया है, उसका आउटलुक इंप्रूव हो गया है, इसलिए। और उल्टा भी होता है, जब बिजनेस की अर्निंग्स नहीं आ रही है और कुछ और कंपटीशन आ गया, कुछ रेगुलेशंस अनफेवरेबल हो गए हैं, उसका आउटलुक ही अचानक गड़बड़ हो गया, तो डी रेटिंग भी होती है। तो फिर चाहे अर्निंग्स थोड़ी बहुत आ भी रही हो, बट वैल्यूएशन डाउनवर्ड रीसेट होता है, तो फिर उसमें प्राइस करेक्शन डाउनवर्ड ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा इम्पैक्ट, नेगेटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव न्यूज़। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज क्योंकि वो उसका आउटलुक ही चेंज हो गया है, तो वो ऐसा रह गई कि वो कभी ऊपर कभी नीचे, और कभी कभी हो सकता है स्टेडी कुछ बहुत सालों तक ऐसे होते हैं बिजनेसेस अपना अर्निंग्स ग्रोथ दे रहे हैं, और उसी के हिसाब से प्राइस भी उसी हिसाब से ग्रो मोर और लेस कंपाउंड कर रही है। ओके, सो फिलहाल व्हाट कैन वी से अबाउट द करंट मार्केट्स, क्योंकि ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि कुछ मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स ऑलरेडी 40-50% डाउन आ चुके हैं, कुछ लार्ज कैप भी है जो 30-40% डाउन आ चुके हैं। सो व्हाट अबाउट नाउ आर वी एट पार, या अभी भी कुछ डिस्पैरिटी है हमारे मार्केट्स में? नहीं, देखिए इसमें एक तो एट मार्केट में इसको देखने के लिए दो तरीके से है, देख सकते हैं। एक तो एट एग्रीगेट कि टोटल लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इनके क्या रेशियोज हैं, पी रेशियोज, और फिर एक हो गया सेक्टोरली। तो जैसे लार्ज कैप्स हैं, आई थिंक जो इनकी लॉन्ग पीरियड एवरेजेस हैं वैल्यूएशन की, वी विल बी समवेयर देयर, प्लस माइनस ही होंगे वर्सेस लॉन्ग पीरियड, यानी कि एट एन एवरेज लॉन्ग जो लार्ज कैप्स हैं दे आर नॉट ओवर वैल्यूड एट एन एग्रीगेट, बट विद इन दैट जब देखते हैं तो देयर आर सम कोहर्ट्स लाइक जैसे बैंक्स हैं वेयर जो इनका लॉन्ग पीरियड वैल्यूएशन का एवरेज है उससे भी कम है, उससे भी सस्ते हैं, या और भी सस्ता है, अंडरवैल्यूड है कुछ सेक्टर्स। सो it therefore ये थोड़ा सा पिक्चर it varies across sectors। And how about mid and small cap? मिड एंड स्मॉल में करेक्शन आया है, बट उसमें स्पेशली जो लास्ट रिजल्ट सीजन था उसमें थोड़ी अर्निंग्स की कट्स भी ज़्यादा आई हैं, स्पेशली स्मॉल कैप्स में। तो सम ऑफ इट इज जस्टिफाइड in that sense, and yes, in aggregate maybe they'll still be slightly ahead of their long period averages on valuation, so that way there's scope for maybe some further consolidation, but again then bottom up
वो कुछ there'll be some sectors which are maybe reasonable, because of they have not participated, or they're doing all right, so then it'll be a bit of a bottom up stock wise. समझा। Yeah, फिर हमें इंडिविजुअली कंपनी individual, वाइज हाँ, चेक करना company wise हो पड़ेगा जाएगा, yes. कि whether there is still more scope of falling or not. Yeah. Correct. You can say that. I mean, scope of falling will also be determined from here on कि जो stocks है, जिनके sectors, जिनकी earnings अभी भी और आगे जाके cut होती जाए, then they'll be even at further risk. Or whereas जहाँ suppose growth comes back, earnings look intact, maybe they kind of hold up better. ओके, सो द moral ऑफ द स्टोरी इज कि हमें कंपनी के बिजनेसेस को देखने हैं, क्वालिटीज को देखनी है, एंड फॉर द करंट मार्केट सिनेरियो वी हैव टू स्टडी सेक्टर वाइज कि कौन सा सेक्टर थोड़ा अंडर वैल्यूड है, कौन सा थोड़ा ओबी ओवर वैल्यूड है, एंड जो अंडर वैल्यूड है वहाँ पे वी कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग, looking at this as an opportunity. Yes, correct. That's important. कि this is clearly, these are times to be used as an opportunity, and if investors have the time to do this analysis on a bottom-up basis, then of course उनको try करना चाहिए. और but अगर time उनका कोई और profession है और भी occupations हैं, तो through mutual funds, Right. these are times to be Right. kind of participating. So that equity allocations are appropriate. Okay. Thank you very much, Mr. Gaurav. This was a very informative and educational session. So, my dear audience, I hope आपने ये session enjoy किया हो. आज बहुत सारी चीज़ें हमने नई सुनी है sir से. And so yeah, thank you very much, sir, for being here. And please do like us, share us, write in the comments. अगर कोई और topic है ऐसा interesting सा जो आप जिसके बारे में जानना चाहते हो, please write in the comment and we will try to bring that for you. Thank you.